हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर। मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10। टॉपिक चल रहा है अर्थमेटिक एंड प्रोग्रेशन। अब तक आपके पास 4 पार्ट्स पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। उम्मीद है कि वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हमसे कॉन्टैक्ट करिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप बिल्कुल भी विदाउट एनी टेंशन हमसे पूछिए, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 हम पढ़ा रहे थे, एक्सरसाइज 5.2 चल रही है और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई है एपी में या पीछे किसी भी टॉपिक को समझने में, किसी भी बात को समझने में यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज़ पीछे के पार्ट्स को आप ज़रूर एक बार रिवाइज करके देख लें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। एपी हमको गिवन है 11852। एक एपी गिवन है, एक एपी गिवन है क्या, 11, 8, 5 एंड 2। और कह रहे हैं चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। आपको चेक करके बताना है कि -150 जो है वो इस एपी का टर्म है या नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैं एक एपी लिख रहा हूँ 2 और इसमें 3 ऐड करके एक एपी लिख रहा हूँ। तो 2 और 3 क्या आएगा 5, 5 3 क्या आएगा 8, 8 3 क्या आएगा 11, 11 3 क्या आएगा 14, 14 3 क्या आएगा 17 एंड सो ऑन। तो ये एक एपी चल रही है भाई, ठीक लिखिए ना मैंने, 2 3 5 3 8 3 11 3 2, ठीक है। तो ये मैंने एक एपी लिखी है। तो सारे टर्म तो हैं। अगर मैं ये कहूँ कि बताओ 16 इसका टर्म है कि नहीं है, 16 इसका टर्म है कि नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है, ठीक है। मैं कहूँ नहीं, लेकिन कैलकुलेट करो 16 कौन सा टर्म आएगा। तो अगर मैं ये 16 सॉरी मैं ले लूँ कि मुझसे कोई कहे बताओ 16 इसका टर्म है या नहीं है, 16 इस एपी का टर्म है या नहीं है, तो आप कहेंगे कि चलो सपोज करते हैं कि ये 16 जो है वो इस एपी का nth टर्म है। क्या आपने ले लिया, nth टर्म लिया। आपने सपोज कर लिया कि 16 जो है वो इस एपी का nth टर्म है। तो फार्मूला लगाइए। यहाँ पर nth टर्म का अगर मैं फार्मूला लगाऊँ तो क्या फार्मूला होता है ए एन के लिए, a + n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 16 आपने लेकर रखा हुआ है। सॉल्व करिए। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है ए कितना है 2, ए यहाँ पर कितना है 2। और जो कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 5 - 2 कितना देगा 3। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो मैं कितना रख दूंगा 3 इज इक्वल टू 16। ये 2 मैं राइट में ले जाऊँगा तो n-1 इंटू 3 इज इक्वल टू 16 और 2 राइट में गया तो 16 - 2 कितना हो गया 14। अब मुझे क्या करना होगा 3 से डिवाइड करना होगा n-1 निकालने के लिए, या मैं इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दूं। 3n - 3 इज इक्वल्स टू 14। इस 3 को मैं राइट में ले जाऊं तो ऐड हो जाएगा, तो 3n कितना आ जाएगा, 3 ऐड कर दिया तो हो गया 17। अब n की वैल्यू जब आप निकालोगे तो वो आएगी 17/3, ठीक है। n की वैल्यू पर ध्यान दीजिए, 17/3। चलिए इसे पॉइंट से में निकालें अगर, तो 3 × 5 = 15, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आपने क्या कहा था कि जो 16 है वो इस एपी का कौन सा टर्म है, nth टर्म है, nth टर्म। और n की वैल्यू क्या आई 17/3। तो आप ये कह रहे हैं दरअसल कि इस एपी का 17/3 टर्म जो है वो है 16। तो ये जो 17/3 टर्म आया है इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता भाई। किसी एपी में फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकंड टर्म हो सकता है, 1.1th टर्म नहीं हो सकता है ना, थर्ड टर्म हो सकता है, फोर्थ टर्म हो सकता है, 3 होल 1/2 टर्म नहीं हो सकता, 3.5वां टर्म कोई होता है क्या, है ना भाई। चौथा टर्म हो सकता है, 5वां हो सकता है ना। जो कोई कहे कि 4.2वां टर्म, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, वो इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। n की वैल्यू 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, n की वैल्यू 0 भी नहीं आ सकती, 0th टर्म कुछ नहीं होता है ना।
भाई किसी भी एपी को जब शुरुआत करते हैं तो वो फर्स्ट टर्म होता है, 0th टर्म नहीं होता। फर्स्ट के बाद अगला कौन सा होता है? सेकेंड टर्म होता है। सेकेंड के बाद थर्ड टर्म होता है। 2.2th टर्म का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। मुझसे ये पूछा गया है कि इस एपी में -150 आता है कि नहीं आता है, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि चेक करो कि -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी आर नॉट। आपको चेक करके बताना है कि ये -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। तो मैं सेम अप्रोच लगाऊंगा, मैं ले लूँगा कि ये जो -150 है वो इस एपी का nth टर्म है और इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लगा करके n को कैलकुलेट करूँगा। अगर n कोई इंटीजर आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है, तो इट मीन्स -150 इस एपी का एक टर्म है। और अगर वो इसका टर्म नहीं होगा तो फिर n की वैल्यू ऐसे ही आएगी, कोई टेढ़ी बेढ़ी पॉइंट्स में निकल के आएगी। अगर n की वैल्यू पॉइंट्स में निकल के आ रही है, यानी कि इस तरह से फ्रैक्शन में या पॉइंट्स में आ रही है, तो आप समझ जाइए कि -150 जो है वो इसका टर्म नहीं है। उम्मीद है कि मेरी बात आपकी समझ में आई होगी। चलिए इसे अब सॉल्व करके देखते हैं कि n की वैल्यू क्या निकल रही है। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू निकालने के लिए आप an का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके लिए आपको चाहिए होता है a और d। तो सबसे पहले हम a और d ही लिख लेते हैं। भाई a का मतलब AP का फर्स्ट टर्म, और इस AP का फर्स्ट टर्म है क्या यहाँ पर? 11। और d का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हम निकालते ही रहते हैं। कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स d की वैल्यू आ गई -3। तो मेरे पास a आ गया है, d आ गया है। अब हम क्या कहेंगे? सपोज -150 इज द nth टर्म ऑफ दिस AP, यानी कि हम लेट कर लेते हैं कि an जो है वो -150 है, यानी कि -150 इस AP का nth टर्म है। फॉर्मूला लगा दीजिए an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल्स -150। अब जो वैल्यूज़ है सब पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है -3 इज इक्वल्स -150। अब देखिए ये 11 है, ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो 150 माइनस का है और ये 11 भी माइनस का हो गया, तो -150 एंड -11 कितना हो जाएगा? -161। इधर कितना आ गया है? ये माइनस जो है मैं आगे लगा सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ n-1 इंटू 3। अब ये माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक, या 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3n-3 इज इक्वल्स टू 161। 3 को राइट में ले जाइए तो 3n कितना हो जाएगा? ये 3 राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा 161 प्लस 3 164। और n की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा? 164 डिवाइड बाई 3। अब अगर 3 से 164 डिवाइड हो सकता है, यानी कि n की वैल्यू अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर आती है तो -150 इसका टर्म है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो चलिए कैंसिल करके देखते हैं। 3 5 15। ठीक है, कितना आ गया? 1 और 4 14। तो आप क्या लिखेंगे? 3 4 12 और कितना बचा? 2 रिमाइंडर रह गया, तो उसे ऊपर लेंगे, डिवाइड जिससे कर रहे हैं उसको नीचे लिख लेंगे। तो n की वैल्यू जो आई वो आई है 54 होल 2/3, और ये पॉसिबल है नहीं, है ना। n की वैल्यू 54 होल 2/3 पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप क्या कहेंगे? -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस गिवन AP। ठीक है भाई, लिख देंगे। क्या समझ में आ गया है? ये इसका टर्म नहीं है। क्या लिखेंगे? -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस AP। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38। भाई हमको कौन सा टर्म फाइंड करने को कह रहे हैं? 31st टर्म, यानी कि A31 तो कह रहे हैं कि कैलकुलेट करो, और गिवन क्या है? whose 11th टर्म इज 38। AP का 11th टर्म जो है वो क्या है? 38 है। एंड 16th टर्म इज 73। 16th टर्म जो है वो क्या है? 73 है। ठीक भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 टर्म मुझे दिए हुए हैं, एक टर्म से मुझसे पूछा गया है। पहले मैं इन दोनों से 2 इक्वेशन बना लूँगा, सिंपल। A11 38 है। A11 का मतलब क्या होता है? A प्लस कितने D? 10D इज इक्वल टू 38। A16 दिया हुआ है 73। A16 का क्या मतलब हुआ? A16 का क्या मतलब हुआ? A प्लस 15D, और ये कितना गिवन है? 73।
ठीक है भाई, दो इक्वेशन आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड लगाइए, सबसे आसान रहता है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। माइनस नहीं करते हैं हमेशा, सब्ट्रैक्ट करते वक्त जो साइन लगे हुए होते हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब ये प्लस ए और ये माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा। 10d माइनस 15d कितना आ जाएगा, माइनस 5d इज इक्वल 38 माइनस 73, तो कितना हो जाएगा ये हो गया 40, यानी कि 30 और 5, 35 आ गया माइनस का, माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 35 डिवाइड बाय 5, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7, ठीक है भाई। अब डी की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई है। डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 कहीं भी पुट कर दीजिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ। डी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए, तो इक्वेशन नंबर 1 है क्या, a प्लस 10d, तो 10 इंटू डी की वैल्यू आपने निकाली है 7 इज इक्वल्स कितना है, 38। ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, 70, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a इज़ 38 माइनस 70, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 32, ओके। तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 32। तो मेरे पास a आ गया है माइनस 32 और d की वैल्यू आ गई है 7। और मुझसे पूछा क्या गया था, उस पर आ जाते हैं। पूछा गया था A31, 31st टर्म। तो A31 का क्या मतलब होता है, A31 का मतलब होता है a प्लस कितने d, 30d, है ना। अब इसमें a और d की वैल्यू रख लीजिए। a की वैल्यू कितनी है, माइनस 32, a की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी, d की वैल्यू है 7, तो 30 इंटू 7, 30 इंटू 7 कितना हो जाएगा भाई, ये तो माइनस 32 है और प्लस ये हो जाएगा 210। तो 210 में से 30 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ जाएंगे 180, और 180 में से 2 और सब्ट्रैक्ट करिए तो आ जाएगा 178। तो मेरे पास आ गया है A31 178, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106। तो एक AP है जिसमें 50 टर्म्स हैं। an AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक AP है जिसमें कितने टर्म्स हैं, टोटल 50 टर्म्स हैं। कह रहे हैं विच ऑफ विच थर्ड टर्म इज़ 12, और इसका थर्ड टर्म जो है वो कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। थर्ड टर्म हमको 12 दिया हुआ है और लास्ट टर्म जो है वो 106 है। लास्ट टर्म 106 है। अब हमें AP में पहले ही बता दिया गया कि उसमें 50 टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, 50th टर्म होगा। तो ये जो A50 है वो कितना दिया हुआ है मुझे, 106, ठीक है भाई। और कह रहे हैं कि फाइंड दी 29th टर्म, फाइंड 29th टर्म, A29 हमको कैलकुलेट करना है। भाई एक AP में टोटल कितने टर्म है, 50 टर्म्स हैं, और कहने हैं कि उसका लास्ट टर्म जो है वो क्या है, 106 है। तो जो लास्ट टर्म है वो 50th टर्म तो होगा, 50वां टर्म ही तो होगा लास्ट टर्म। तो मैंने लिख लिया A50 इज़ 106। तो फिर से मेरे पास A3 और A50 है, तो मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, A और D निकालूंगा और फिर A29 निकाल दूंगा। भाई A3 से मेरे पास कितना आ जाएगा, A प्लस 2D, और A प्लस 2D की वैल्यू कितनी आ गई है, 12। भाई A3 का क्या मतलब हुआ, A प्लस 2D, जो कि कितना दिया हुआ है, 12। और अगर मैं A50 निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, A प्लस 49D, और ये कितना हो जाएगा, 106, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये मेरे पास कैंसिल हो जाएगा। 2D और ये 49D माइनस के हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का 47D इज इक्वल्स 106 माइनस 12, तो ये माइनस का आ जाएगा कितना, 94, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 47 2 ज़ा 94, तो D की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2, ठीक है। अब D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, A प्लस 2D, तो A प्लस 2D इज़ इक्वल टू कितना है, 12। इसमें मैं D की वैल्यू रखूँगा, D की वैल्यू है 2, यहाँ पर पुट कर लीजिए। A प्लस 2 इंटू 2 इज़ इक्वल्स 12, 2 2 ज़ा 4, 4 को राइट में ले जाइए तो A की वैल्यू हो जाएगी 12, और ये 4 राइट में गया तो माइनस हो गया, 12 माइनस 4 मीन्स 8। तो A की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई है, D की 2 आ गई है, और मुझे निकालना क्या है, A29। A29 मतलब A प्लस 28D।
वैल्यू पुट कर दीजिए और इसे कैलकुलेट कर लिए। तो a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमने निकाली थी 2, तो 28 इंटू 2 कितना हो गया 56 और प्लस 8 कितना आ जाएगा 64। ठीक, तो 29th टर्म जो है वो आ गया है 64। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 तो ये तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन थे, मुझे करना नहीं चाहिए था, गलती कर दी, या आपके लिए होमवर्क में छोड़ देना चाहिए था। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 में एक बार फिर से मुझसे क्या कहा गया है कि थर्ड टर्म और 9th टर्म हमको गिवन है 4 और -8, और विच टर्म ऑफ AP इज़ 0, इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। भाई देखा जाए तो ये भी कुछ क्वेश्चन तो वैसा ही है, लेकिन इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा टर्म जो है वो 0 होगा। तो फिर से जैसे कि अभी हमसे पूछा गया था ना कि 105th टर्म इसमें है कि नहीं है, तो मैंने मान लिया था कि ये nth टर्म है, तो इसी तरह से मैं मान लूँगा AP में कि nth टर्म जो है वो 0 होगा और n को कैलकुलेट करके निकाल लूँगा, है ना। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो गिवन है, कह रहे हैं कि इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP, थर्ड टर्म A3 कितना दिया हुआ है 4, एंड 9th टर्म A9 कितना दिया हुआ है -8। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व नहीं करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। A3 मेरे पास कितना आ जाएगा A + 2D = 4, और A9 का मतलब क्या हो गया A + 8D, ये कितना मुझे दिया हुआ है -8। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी और D की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसके बाद कह रहे हैं कि ये आप कैलकुलेट करेंगे खुद, और आगे कह रहे हैं कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0, इस AP का कौन सा टर्म जो है वो 0 है। तो आप कहेंगे भाई इसका nth टर्म जो है वो 0 है, लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, है ना, कि इसका nth टर्म 0 है। आप देखिए nth टर्म का आप यहाँ फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे A + n-1 इंटू D = 0। अब देखिए A और D आप कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ से वो वैल्यू यहाँ से उठा करके इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या n बचेगा, उस n को आप निकाल लेंगे। मान लीजिए n 10 आ गया, तो आप क्या कहेंगे कि 10th टर्म ऑफ दिस AP इज़ 0। अगर n कैलकुलेट किया आपने 15 आ गया, तो A 15 इज़ 0, यानी कि इस AP का 15th टर्म जो है वो 0 होगा। तो भाई ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है ना, सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसलिए सब करना अच्छी बात नहीं है, कुछ तो आप लोगों के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, देखिए कह रहे हैं कि 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बड़ा ही अच्छा और आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 17th टर्म ऑफ एन AP, 17th टर्म क्या होता है A17, एक्सीड्स दी 10th टर्म, 10th टर्म क्या होता है A10। कह रहे हैं कि 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स दी 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब समझते हैं ना एक्सीड्स का, कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है ना, एक्सीड्स हाँ बाय 7, तो 7 एक्सीड कर रहा है, मतलब 7 ज़्यादा है। 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स दी 10th टर्म बाय 7, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, 17th टर्म ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगा कि 10th टर्म जो है वो कम है। कितना कम है, 7 कम है। अगर ये 7 कम है तो इसमें 7 ऐड करिए, इसके इक्वल हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई, या मैं दोबारा बताऊँ। कहा जा रहा था कि 17th टर्म एक्सीड्स दी 10th टर्म बाय 7, 17th टर्म 10th टर्म से 7 एक्सीड कर रहा है, यानी कि 7 ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कौन ज़्यादा है, 17th टर्म ज़्यादा है। तो फिर मैं पूछूंगा कौन कम है, आप कहेंगे 10th टर्म कम है। 10th टर्म कम है तो कितना कम है, 7 कम है। अगर 10th टर्म 7 कम है तो 7 उसमें ऐड कर दो, ताकि वो 17 टर्म के इक्वल आ जाए। ठीक है। अब मुझसे आगे इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, पूछा क्या गया है, मीन्स कह रहे हैं फाइंड दी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बताइए। तो भाई A17 का मतलब क्या हुआ, A + 16D, और A10 का क्या मतलब हुआ, A + 9D, और साथ में क्या है 7। भाई A और A तो कैंसिल हो जाएगा ना,
16D और ये 9D लेफ्ट में आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 16 माइनस 9 7D। 7D इक्वल टू 7, 7 से 7 डिवाइड हो गया तो D की वैल्यू आ गई 1। भाई वाह, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और समझिए कि क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अगर आप पहले से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं 2AP, सॉरी ये तो 12th है, 11th, विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 15th टर्म। तो एक AP हमको गिवन है, AP गिवन है क्या 3, 15, 27, 3, 15, 27, 39 and so on will be, which term of this AP will be 130 more than its 54th term। इस AP का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। हमसे पूछा जा रहा है कि which term of this AP more than 134 सॉरी will be 132 more than its 54th term। इस AP का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस AP का जो nth टर्म है ना, nth टर्म सपोज कर लेते हैं, इस AP का जो nth टर्म है वो इस AP के 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। मुझसे पूछा ना कौन सा टर्म, तो मैं कह रहा हूँ मैंने सपोज कर लिया कि nth टर्म, तो मैं इस n की वैल्यू निकाल दूंगा। तो भाई ये जो nth टर्म है ये 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है ना। nth टर्म जो है वो 54th टर्म से कितना ज़्यादा है, 132 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, nth टर्म। इसका मतलब कौन कम है, 54th टर्म। ये 54th टर्म कम है, कितना कम है, 132 कम है। तो अगर ये 132 कम है तो इसमें 132 ऐड कर दो, इसके इक्वल आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई, है ना। nth टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। कौन ज़्यादा है, nth टर्म ज़्यादा है। तो अगर nth टर्म ज़्यादा है तो 54th टर्म कम होगा। 54th टर्म कम है तो कितना कम है, 132 कम है। अगर ये 132 कम है तो मैंने इसमें 132 ऐड किया तो ये nth टर्म के इक्वल आ गया। तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, इस AP को, ये AP हमको गिवन है तो इससे मैं A और D तो निकाल ही सकता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इस AP में A कितना है, A मतलब जो टर्म सबसे पहला वाला है यानी कि फर्स्ट टर्म, तो A कितना है यहाँ पर 3, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 15 माइनस 3। तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 3 मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 12। तो मेरे पास A और D की वैल्यू ऑलरेडी है और एक ये इक्वेशन है, तो इसकी हेल्प से हम n की वैल्यू निकाल पाएंगे। A n का क्या मतलब होगा यहाँ पर, A प्लस n माइनस 1 इंटू D इक्वल्स A 54 का क्या मतलब होगा, A प्लस 53D प्लस 132। अरे भाई समझ में आ रहा है क्या। तो A से A मैं कैंसिल कर लूँगा, D की वैल्यू आप इसमें पुट कर लीजिए और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो फिलहाल n माइनस 1 इंटू D, D कितना है, D है 12 इज इक्वल्स 53D 53 इंटू 12 प्लस 132। तो कैलकुलेट कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए भाई। 12 इंटू 53 कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू 50 हो जाएगा 600 और 12 3 जा 36, 636 तो यही आ जाएगा 636 प्लस 132 ऐड कर दीजिए तो 600 700 760 68 768 ये आ गया है और इधर मेरे पास आ गया है n माइनस 1 इंटू 12। ठीक है, 12 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास n की वैल्यू n माइनस 1 की वैल्यू आएगी। तो n माइनस 1 इज इक्वल 768 डिवाइड बाई 12। 768 डिवाइड बाय 12 से डिवाइड करिए इसको तो 12 6 72
कितना बचेगा यहाँ से 72 तो 4 और 8 48, 12 4 ज़ा 48, ठीक है भाई। 64 एक बार फिर से चेक कर लिए, 12 6 ज़ा 72, 4 और 8 48, 12 4 ज़ा 48, ठीक है। तो मेरे पास आ गया है n-1 इज़ इक्वल्स टू 64, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूँ तो कितना आ जाएगा, ये 64, ये सॉरी 1 जो है वो राइट में जाएगा, तो 64 + 1 65 आ जाएगा। n की वैल्यू मेरे पास आ गई है 65, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि विच टर्म ऑफ दिस AP 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो मैंने सपोज क्या किया था, मैंने कहा था कि nth टर्म ऑफ दिस AP इज़ 132 मोर देन 54। तो मैंने n कैलकुलेट किया क्या, 65, यानी मैं ये कहूँगा n के प्लेस पर यहाँ पे 65 रखूँ तो मैं क्या कहूँगा कि 65th टर्म ऑफ दिस AP 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो मेरा आंसर जो है वो क्या है, 65th टर्म, ठीक है। आंसर क्या है, 65th टर्म, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। अब आगे के क्वेश्चन आप इसमें ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, या आप मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, या किसी भी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, मुझ तक अपनी प्रॉब्लम्स को पहुंचाएंगे। सबसे अच्छा तरीका देखिए क्या होता है कि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको फ़ोटो खींचिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, सर उस क्वेश्चन पर टिक कर दीजिए या नीचे लिख दीजिए, सर ये जो मैंने फ़ोटो भेजी है इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें प्रॉब्लम है, ठीक। वैसे बुक्स मेरे पास है, मैं देख लूँगा, तो उसका एक वीडियो अलग से बना करके आप लोगों को पास भेज दिया जाएगा। अब होता क्या है, पहली बात तो आपकी तरफ से कोई रिस्पांस आता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि सारे के सारे आर्यभट्ट हो गए, जैसे ही हमें छोड़कर गए सब गणितज्ञ हो गए घर जा करके, किसी को कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही। एक आध बच्चा कभी कदार जो होता है क्या होता है कि भूले चुके से एक आध क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज देता है। तो आप बताओ एक क्वेश्चन के लिए क्या अलग से वीडियो बनाया जाए, हैं छोटे मोटे, अरे 2 4 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यार बनाकर भेजो सब लोग। जब आपके ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे तो एक दिन के लिए ये वाला वीडियो नहीं बनाएंगे, एक दिन के लिए आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। या आप क्या करें, मंडे को जब आप कॉपी के लिए आपको बुलाया जाता है, आप अपनी कॉपीज़ लेकर के आइए, तो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आ जाइए कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हुए, इन्हें बता दीजिए या समझा दीजिए। तो आप वहाँ पर भी आकर के पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ना तो आप कोचिंग में आकर के पूछते हैं, ना आप कोई मैसेज करते हैं, ना कोई कमेंट होता है, ना व्हाट्सएप होता है, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है अल्लाह भरोसे सब कुछ, ठीक है। चलिए फ़िलहाल अब इस वीडियो को यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। आप इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, अदरवाइज़ पीछे के क्वेश्चन का रिवीजन करिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।